Hey everyone, this is Rupal Jain and I hope you all are safe at your respective places. So, first of all, I would like to say thanks to all of you for showing so much love to my last video. In this video, we will be discussing about how to tackle an entrance exam, specifically CSR NET exam. एंड वाई आई एम सेइंग स्पेसिफिकली बिकॉज इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. वी हैव 120 क्वेश्चंस इन ऑल बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चंस. तो चॉइसेस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि ना कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पहले टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन चैलेंज होता है नेट एग्ज़ाम में होता है वो होता है टाइम का. आपको विद इन द लिमिटेड टाइम आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. सारे नहीं, मतलब जितना आप करना चाहो, जैसी जिसकी शिद्दत या जैसी जिसकी श्रद्धा. तो किडिंग. तो इसका मतलब आपको उस स्पेसिफिकली उस टाइम के अंदर आपको वो कंप्लीट करना ही करना है. तो फर्स्ट टिप इज़ टाइम मैनेजमेंट. कैसे टाइम मैनेजमेंट? ये हर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, या कोई भी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कॉलेज एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कुछ भी, तो आप कर सकते हो ऐसा कि आप जो है ना अपने आप को एक और टारगेट दो. लाइक इफ़ यू हैव 3 hours फॉर द एग्जामिनेशन, देन गिव योर सेल्फ अ टारगेट ऑफ 2.5 hours और 2 hours. तो क्या होगा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो आपको लगता है कि यार इतना लेंदी पेपर है, 3 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा, तो 2.5 hours में क्या कंप्लीट होगा. बट होगा, ज़रूर होगा. अगर आप टारगेट कम लेकर चलोगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा. आपको लगेगा मेरे को अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी है और मेरे को क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं. तो क्या होगा कि ना, अगर आपने मान लो 2.5 hours के अंदर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो आपके पास हाफ एन आवर होगा रिवीजन के लिए. बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बट रिवीजन तब आपको टाइम मिल जाएगा. मैं तो ये जो है ना सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी यही फॉलो करती थी. मैं सबसे पहले निकल लेती थी एग्जामिनेशन हॉल से. इतना लेंदी पेपर, बच्चे मतलब पूरे 3 hours तक लगे पड़े हैं लिखने में, और मैं जो है 2.5 या मतलब 2 hours के अंदर, कभी कभी तो 2 hours के अंदर भी मैं निकल जाती थी, क्योंकि मैं अपने आप को टारगेट देती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड मेंटेन करके रखती थी. तो नेट के पेपर में भी मैंने ऐसे ही करके चला. मैंने 3 hours का टारगेट नहीं लिया था, मैंने कम का ही टारगेट लिया था, और इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई. सेकेंड टिप इज़ डोंट ओवरव्यू द पेपर. हाँ, मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि पेपर का ओवरव्यू ना ले, कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत लोगों ने ये टिप दी होगी कि ना पेपर जब आए तो आप उसका ओवरव्यू लो, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, और नहीं आते उनको छोड़ दो. तो फिर मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपने ऐसा करा, अब इतने सारे क्वेश्चंस का जब आप ओवरव्यू लोगे ना, तो आपके 15 मिनट्स तो मिनिमम चले ही जाएंगे वहाँ से. तो ऐसा करने से तो अच्छा ही है ना कि आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो. मैं कभी भी ना स्कूल टाइम से लेकर अब तक मैं कभी भी पेपर का ओवरव्यू नहीं लेती थी. मेरे को डर लगने लग जाता था, मतलब मैं घबरा जाती थी. मान लो कि ना मेरा कोई 25th क्वेश्चन है, वो मेरे को आता नहीं है, अब पूरे टाइम मेरे माइंड में ना वही चलता रहेगा, यार 25th क्वेश्चन कैसे होगा, यार मेरे को तो वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चंस भी मैं गलत कर जाती थी. और यही चीज़ जो है ना, और आपके साथ भी होती होगी, बहुतों के साथ मैंने सुना है कि ना ऐसा होता है कि वो पैनिक कर जाते हैं. अपने आप को काम रखो. थर्ड टिप, गो विद द फ्लो. ये मतलब सेकेंड टिप से ही कनेक्टेड है. गो विद द फ्लो का क्या मतलब है कि जो जो क्वेश्चन सामने आते जा रहे हैं ना, वो अटेम्प्ट करते चले जाओ. ये मत देखो कि ना मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो वाला ओवरव्यू लेना था मेरे को, मैं सेलेक्ट करूँगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा. एक बारी में ओवरव्यू लेने से समझ नहीं आएगा कि ना कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. एक एक क्वेश्चन एनकाउंटर करते जाओ और उनको सॉल्व करते जाओ. क्या होता है, मैंने जो है ना सबसे पहले पार्ट ए से शुरू करा था. पार्ट ए होता है एप्टीट्यूड का. एक चीज़ जो बच्चे मतलब करते हैं, वो पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं पेपर करना. मतलब अब मैं आपको ये एक्चुअल टिप दे रही हूँ नेट एग्ज़ाम के लिए कि अब आपको एक्चुअली में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. तो क्या होगा, मान लो आपने पार्ट सी से करना शुरू कर दिया. अब शुरू तो कर दिया, वो इतना लेंदी हो जाते हैं उसके क्वेश्चंस ईजी होते हैं पार्ट सी के, नो डाउट, बट उनकी कैलकुलेशंस इतनी लंबी हो जाती है ना कि बच्चों का सारा टाइम पार्ट सी में कंज्यूम हो जाता है कि पार्ट ए और बी के लिए टाइम नहीं बचता. एंड मार्क माई वर्ड्स कि जो पार्ट ए है ना, जो एप्टीट्यूड है, वो बहुत स्कोरिंग होता है. 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. मैंने
11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे और मेरे 10 करेक्ट थे उसके अंदर, तो इसका मतलब मेरे शायद 19.5 मार्क्स आए थे। 19.5 मार्क्स, सच अ ह्यूज स्कोर। और ये तो रैंक को कहाँ से कहाँ ले जाए। तो मेरे को एप्टीट्यूड करने का इतना ज़्यादा एडवांटेज मिला था। कुछ बच्चों ने एप्टीट्यूड छोड़ दी थी। और एक बार क्वेश्चन पढ़ के तो देखो, बहुत ईजी होती है। सेवन्थ एट्थ क्लास की जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, वही होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया हो गया, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए, रेशियो प्रपोर्शन हो गए, ये सब तो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं। तो एक बार आप अटेम्प्ट करके देखो, लैंग्वेज पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जब एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती रही, अच्छा अब क्या होता है, जैसे मतलब मान ले कि ना वन गो के अंदर अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चंस पे, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट मैक्सिमम। अगर आपको लग रहा है कि ना हाँ मेरा क्वेश्चन अभी ही सॉल्व हो रहा है जल्दी, तो उसको तभी के तभी करके सेव एंड नेक्स्ट कर दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होता है आपको लगता है आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला भी पता है उसका, बट ना क्या होता है कि ना उस टाइम आपको लगता है यार अगर मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी शुरू करी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उसको अभी के लिए छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। नॉट आंसर्ड मत रखना उसको, जब वो रेड वाला मार्क आ जाता है ना हमारा नॉट आंसर्ड, वो मत छोड़ना, मार्क फॉर रिव्यू करो, ठीक है। उसके बाद आगे आगे पढ़ते चले जाओ। अब क्या होता है कि मान लो हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बट यू डोंट गेट एनी इंकलिंग ऑफ द क्वेश्चन। समझ ही नहीं आ रहा है यार कि चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, मान लो मैंने क्वांटम पढ़ रखी है, बट क्वांटम का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को फॉर्मूला दूर दूर तक याद नहीं आ रहा, तो ना उसको ज़बरदस्ती अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होएगा, उसको बिल्कुल भी मत करना। उसको सीधा नॉट आंसर्ड करके छोड़ देना, रेड मार्क आ जाएगा ना जो, अनअटेम्प्ट करके उसको छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, उसके चक्कर में आपके बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे। अपनी ईगो पे मत ले लेना यार कि मैंने तो क्वांटम पढ़ी थी तो फिर मैं क्वांटम के क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तो आज ही सॉल्व करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। भले ही आपने क्वांटम अच्छे से पढ़ रखी हो, कोऑर्डिनेशन कम अच्छे से पढ़ रखी हो, बट अगर आपसे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कोऑर्डिनेशन ही चूज़ करो, क्वांटम को चूज़ मत करना। हो जाता है कि ना हमें लगता है कि ना हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था बट तब भी नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, एग्जामिनर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो देंगे नहीं ना। हो जाता है, इट हैपन्स इन एंट्रेंस एग्जाम्स। तो फिर क्या होता है, पार्ट बी, पार्ट ए कंप्लीट हो गया एप्टीट्यूड, वहीं से ए से शुरू करना, सीधा सी पे मत जाना। पार्ट बी वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं उसके अंदर तुमसे। मैं भी थोड़ा फंस गई थी उसके अंदर, मैंने पार्ट बी के क्वेश्चंस थोड़े से कम अटैम्प्ट करे थे, लाइक 35 थे टोटल। तो एग्जैक्टली मेरे को लाइक 40 में से शायद 35 अटैम्प्ट करने थे, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसमें से थोड़े कम ही करे थे, 20-25 के अराउंड ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गई पार्ट सी पर। पार्ट सी बहुत ईजी पार्ट होता है, मतलब बहुत अच्छा सा प्यारा सा पार्ट लगता है मेरे को तो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ना डिफ़िकल्ट नहीं होते। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ने में तुम्हें डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, लगता है कि ना पता नहीं, बहुत ही, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसको छोड़ देते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले, अरे एक बार ट्राई तो करके देखो, हो जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, डर के वजह से बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। एक बार तो 30 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए उस क्वेश्चन को एक रीड दो। उसके बाद क्या होता है, माइंड में आने लग जाते हैं फॉर्मूले कि अच्छा ये इस टॉपिक का या ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वही अगर हो रहे हैं तो कर लो। उसके अंदर 60 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है। तो क्या होता है कि ना आप वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, हो जाएंगे बिल्कुल, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे। जो हो रहे हैं करते जाओ, नहीं हो रहे मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ, मतलब थोड़े बहुत आधे अधूरे हो रहे हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ। उसके बाद क्या होता है, जब आपने मान लो पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, अब आपने देखा कि कुछ तो जो ग्रीन कलर के आते हैं जो आपने अटेम्प्ट कर लिए, उनको अभी मत छेड़ना, पता चले उन्हीं को ही रिवाइज करने बैठ जाओ, नहीं नहीं, वो आपने श्योर थे तभी आपने उनको टिक करा है ना। 2 चीज़ें बचती है अब, एक तो मार्क फॉर रिव्यू वाले बचते हैं और एक नॉट आंसर्ड वाले। तो नॉट आंसर्ड पर भी मत जाना, आप सीधा जाना मार्क फॉर रिव्यू पे। जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करते, क्योंकि आपको पता था ना कि आपको उसका हिंट है, तो अब उनको अटेम्प्ट करना शुरू करो। तो अटेम्प्ट करते जाओगे ना बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, बहुत कामली उनको जो है
उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो एंड वो ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने क्या करा कि ना जो मेरे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस थे मैंने अब उनको करना शुरू करा। अगर वो हो रहे हैं तो तो टिक करके उनको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, नहीं हो रहे तो उनको नॉट आंसर्ड में ही करके छोड़ दिया मैंने, ठीक है। उनको ज़बरदस्ती उनके पीछे मत पड़ जाना कि नहीं 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 मार्क फॉर रिव्यू करा है तो करके ही रहना है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 75 ही करो, नो। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नहीं है, स्कूल के एग्ज़ाम्स नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। करेक्ट क्वेश्चंस मैटर करते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपको ले डूबेगा। मैंने 75 में से 64 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे तो मेरे 133.5 मार्क्स आए हैं। मेरे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो पार्ट सी में हुए थे, ठीक है। तो आप भी मतलब अगर ये टिप्स एक बार आप अप्लाई करके देखो मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बार करके देखो। अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी ना। मतलब मेरे को भी खुशी होगी कि ना मेरी कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती आई हूँ आज तक वो आप लोगों के भी किसी काम के आएंगे। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि ना हाँ इट वर्कड और इट डिडंट वर्क। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।